जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंशिएंट हिस्ट्री में हम 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। जब हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा था तो वहां पर हमने शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी, सातवाहन, शक वंश, इन सभी के बारे में पढ़ा। ये सभी 4वीं सदी ईस्वी के आसपास के समय की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर कुषाण शासक, शक शासक ऐसे थे जिन्होंने शासन किया स्टार्ट टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे करके ये कमजोर होते गए। एक लंबे समय तक ये लोग शासन नहीं कर पाए। उसके बाद गुप्त राजवंश का उदय होता है। अब गुप्त राजवंश के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्सेस हैं जहां से हमें पता चला कि ये गुप्त पीरियड के टाइम का है और ये इस राजा का या इस शासक का है। इसके लिए आपको वही आर्कियोलॉजिकल सोर्स, साहित्यिक सोर्स, लिटरेरी सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लिटरेरी सोर्स में भारतीय साहित्यिक स्रोत है और उसके अलावा विदेशी साहित्यिक स्रोत हैं। सबसे पहले तो विशाखादत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। इससे पता चलता है गुप्त राजवंश के बारे में। उस टाइम पर रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनके बारे में विशाखादत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है। इसके अलावा कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिससे हमें गुप्त राजवंश के बारे में पता चलता है। फिर शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी, उससे भी पता चलता है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी जिसमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीनी यात्री है फाहियान। इसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में बताया क्योंकि वो उसी टाइम पर भारत आया था। इसके अलावा चीनी यात्री हेनसांग, इसने भी अपने विवरण में गुप्त काल के बारे में जानकारी दी हुई है। और हेनसांग के विवरण में ही हमें पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। इसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें आसानी से कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं। ये गुप्त राजवंश के टाइम के अभी भी हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, वहां से हमें जानकारी मिलती है गुप्त राजवंश के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुफा लेख से भी चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से गुप्त साम्राज्य के टाइम पर हूणों का आक्रमण होता है, उसकी जानकारी मिलती है। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि उसी के टाइम पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और इसी के नाम पर इसका गुप्त साम्राज्य पड़ा है। इसका अगला उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच, लेकिन इस टाइम तक ये किसी न किसी के अभी अधीन रह करके शासन कर रहे हैं। इसके बाद अगला शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त अपने टाइम पर सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अपने आसपास के राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, रिलेशंस बनाने के लिए कई अलग अलग टाइप की कूटनीति अपनाई। उनमें से एक कूटनीति थी वैवाहिक संबंध स्थापित करना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, लिच्छवी यहाँ पर राज्य का नाम है, और लिच्छवी राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए लिच्छवी की एक राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इस बात की जानकारी हमें सोने के सिक्कों से मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पर जो सोने के सिक्के मिले हैं, उनके एक भाग पर चंद्रगुप्त और उसकी बीवी कुमार देवी का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ लिच्छवी उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है जिसमें से हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी थी और कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने टाइम पर गुप्त संबंध चलाया था और ये टाइम लगभग था 319 से 320 ईस्वी के आसपास का। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 से 335 तक शासन किया और उसके बाद अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और उसमें बताया है कि किस टाइप से चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को पूरी भरी सभा में अपने राज्य को उसको दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जब समुद्रगुप्त को अपना राज्य सौंपा था, अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है और उसी में इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से विजय के लिए कई आक्रामक नीतियों का भी अपनाया। इसके अलावा वो किस टाइप से एक महान राजा था
पूरे संपूर्ण पृथ्वी को विजय करना, जीतने की शक्ति रखता था। समुद्रगुप्त ने अपने समय पर पूर्वी बंगाल के जितने भी समृद्ध बंदरगाह थे उन बंदरगाहों पर कंट्रोल कर लिया, और उसके अलावा कई बंदरगाह ऐसे थे जिनका नाम था, जिनमें से एक था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। वहां पर भी उसने कंट्रोल कर रखा था। इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो मालवाहक जहाज थे उनका आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से प्रायद्वीप, लंका, चीन, पूर्वी द्वीप, यहाँ पर से जो आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो बना रहता था। इसके अलावा जो स्थान थे, जैसे कि आज हमारे यहाँ सड़क है, इसी टाइप से सड़क मार्ग भी थे जो बंगाल और भारत के कई अलग अलग नगरों से जुड़े हुए थे। समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पर अपने साम्राज्य को इस तरीके से विस्तार किया कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम की तरफ मालवा तक की विस्तृत था। ऐसा कह सकते हैं कि कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं वो सभी उस टाइम पर समुद्रगुप्त के साम्राज्य में मिले हुए थे। अब कई राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्व को छोड़ा जाता है, घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और जो भी राजा उसे रोकता है उसके साथ युद्ध करना होता है, और जिस राज्य में से वो घोड़ा आसानी से गुजर जाए तो समझिए कि वो उस शासक के अधीन हो जाता है, उसके अंडर में हो जाता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा अपने आप को बताता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ। समुद्रगुप्त अपने टाइम पर काफी विद्वान भी था और वो विद्या का संरक्षक भी था। उसने कविराज की उपाधि अपने आप को दी हुई थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने खुद को परम भागवत की उपाधि भी दी हुई थी। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट शासक बनता है रामगुप्त, जो कि कुछ ही समय तक रहता है। उसके बाद रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है, और उसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की थी, इसके बारे में विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के जैसा ही यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय भी करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए उसने नागा वंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद इसकी बेटी होती है प्रभावती, और प्रभावती का विवाह कर देता है वाकाटक वंश के साथ, और प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के साथ और वाकाटक वंश दोनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यहाँ पर हमने वाकाटक वंश के बारे में बात किया, तो वाकाटक वंश का कंट्रोल पश्चिमी मालवा की तरफ था, गुजरात की तरफ था, और इसी वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोचा था कि वो अपनी बेटी का विवाह अगर वाकाटक वंश में करता है तो इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल पश्चिमी मालवा और गुजरात पर हो जाएगा। गुजरात में कई सारे बंदरगाह थे, और बंदरगाह होने की वजह से व्यापार के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद था। तो एक तरीके से चंद्रगुप्त को पश्चिमी समुद्र तट मिल जाता है, व्यापार वाणिज्य के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस था। और इससे क्या होता है कि मालवा और उसका जो मुख्य नगर था उज्जैन, वो समृद्ध हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और उसी के टाइम पर पश्चिम की तरफ शक निवास किया करते थे। शक साम्राज्य था। शकों के बारे में हमने मौर्योत्तर काल में पढ़ा है, तो शक भी उसी टाइम पर थे पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शक के साथ वैसे भी युद्ध चलता रहता है, और युद्ध जीतने के बाद उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को आश्रय दे रखा हुआ था, और उसके 9 रत्न थे। 9 रत्न में कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, हरिशेर, वरामिहिर और वरुचि, ये लोग शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद नेक्स्ट शासक बनता है कुमार गुप्त प्रथम। इसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमार गुप्त के बारे में हमें बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कर्मदंडा अभिलेख से जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त ने भी अपने टाइम पर अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसके माध्यम से इसका साम्राज्य काफी फैला हुआ था। अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस टाइम पर मगध, बंगाल, पश्चिमी गुजरात तक कुमार गुप्त का अपना साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट शासक होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अपने टाइम पर अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में
दूसरा शक्तिशाली शासक नहीं होता है। यहाँ पर से समझिए कि जो पावर राजा के पास होती थी और राजा जिस तरीके से अपना काम करता था, धीरे धीरे करके सब कुछ बंद हो जाता है। स्कंदगुप्त के टाइम पर ही उसे पुष्यमित्र शुंग के साथ संघर्ष करना पड़ता है। विदेशी आक्रमण होते हैं, विदेशी में हूणों का आक्रमण होता है और उनसे भी युद्ध करता है और स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य की रक्षा करता है। लेकिन इस अटैक की वजह से, इन बाहरी आक्रमणों की वजह से स्कंदगुप्त के टाइम पर ही जो इकोनॉमी थी वो काफी बुरी तरह प्रभावित होती है और ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी एक तरीके से चरमरा सी गई थी। स्कंदगुप्त के टाइम पर जो सोने के सिक्के मिल रहे हैं, इससे हमें प्रमाण मिलते हैं। देखिए, जो सोने के सिक्के मिले हैं स्कंदगुप्त के टाइम पर और चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पर, यहाँ पर तुलना किया गया तो देखा गया कि स्कंदगुप्त के टाइम पे जो सोने के सिक्के मिले हैं, उसमें जो सोना है वो थोड़ी कम क्वालिटी की है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो जाता है और स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आते जाते हैं, उनके क्रम में भी अभी विद्वानों के मध्य मतभेद है कि कौन शासक पहले था, कौन बाद में था। लेकिन कुछ सोर्सेस से पता चला है कि इनका क्रम कुछ इस तरीके से रहा है: बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त। इसके बाद बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत के प्रशासन के बारे में। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन थी। गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले आता था राजा। राजा का काम भी निश्चित होता था। राजा इस प्रशासन का मुख्य आधार हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन लोगों ने अपने आप को महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां दे रखी थी। राजा का काम था कि वो युद्ध और शांति, इन दोनों के टाइम पर किस टाइप से नियम कानून रहेंगे वो बनाए। इसके अलावा कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो वो जनता की सुरक्षा करे। जो विद्वान होते थे, धार्मिक लोग होते थे, उनको आश्रय दे, रहने के लिए व्यवस्था करे। न्याय प्रशासन में ये सबसे ऊंचे पद पर होता था और एक तरीके से सबसे ऊंचे पद पर जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश के पद पर काम करता था। जिस टाइम पर ये न्याय देता था तो उस टाइम पर इसका काम था कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। इसका काम था कि न्याय प्रशासन की देखभाल करे, धार्मिक नियमों और विद्यमान रीतियों के अनुरूप ही अपना प्रशासन करे, राजपाट संभाले। गुप्त साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी, लेकिन इस टाइम पर ज्येष्ठाधिकार जैसे तत्व कम दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये था कि इससे पहले कई सारे शासन हुए थे, उनमें क्या होता था कि आपके कितने बेटे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन जो पहला बेटा होता था उसी को राजगद्दी मिलेगी। तो गुप्त साम्राज्य में ये चीज नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कुशल लोग जो हैं वही राजपाट संभालते थे। जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही राजकाज संभाले। इसके बाद आता है मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारीगण। जो गुप्त शासक थे, राजा थे, जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये लोग मंत्रियों के सलाह के बेस पर काम करते थे। केवल अपने बेस पर नहीं, सलाह भी ले लिया करते थे। इसके अलावा जो भी सलाह लेते थे, कोई भी आदेश जारी करना है तो वो हमेशा लिखित आदेश हुआ करता था। केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी हुआ करते थे, उनको जो चुनाव था वो अमात्य किया करते थे और प्रांतीय, जैसे कि स्टेट है आज का, तो स्टेट लेवल पर जो अधिकारी चुने जाते थे उनका कुमारा मात्य श्रेणी से चुना जाता था। गुप्त काल में ऐसी भी व्यवस्था थी कि एक ही अधिकारी कई अलग अलग टाइप से पद पर काम करते थे। उनको एक ही अधिकारी को कई अलग अलग टाइप की पोस्ट दे दी जाती थी। जैसे कि हरिशेड़ है, इसे कुमारा मात्य, संधि विग्राहक और महादंड नायक बनाया गया था। गुप्त साम्राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी थी? सबसे पहले कि सबसे ऊंचे पद पर न्याय व्यवस्था में राजा हुआ करता था। इसी टाइम पर दीवानी और फौजदारी मामलों की अलग अलग परिभाषा दी गई और इसी टाइम पर उत्तराधिकार के लिए भी नियम बना दिए गए और पनिशमेंट देने का जो नियम था वो कुछ वैसा ही था जैसे कि मौर्य साम्राज्य में था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के राजस्व प्रशासन के बारे में। देख, राजस्व कहाँ से आता था? उस टाइम पर भू राजस्व से राज्य की आमदनी हुआ करती थी और यही मुख्य साधन के रूप में था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स हुआ करते थे जिनका नाम था भोग, खान, उद्रंग, भाग। गुप्त साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई थी और इसी वजह से इस टाइम पर जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनमें भी गिरावट देखी गई थी। गुप्त साम्राज्य में जो टैक्स लगाया जाता था वो 1/4 या 1/6 के रेट पर लगाया जाता था। इस टाइम पर किसान जो टैक्स दिया करता था उसका नाम हिरण्य था और ये नगद के रूप में दिया जाता था। दूसरा होता था मेय, जो कि अन्न के रूप में दिया जाता था। एक था भूमि कर,
जिसे हम भाग कर भी कहा जाता था, वो भी दिया जाता था। अब यहाँ पर भूमि टैक्स से रिलेटेड कुछ अधिकारी भी थे, जैसे कि पुस्तपाल जो कि लेखा जोखा किया करता था, ध्रुवाधिकरण होता था, ये भूमि कर संग्रह अधिकारी था, महाअच्छपट्टली ये आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी होता था, शौलिकक होता था जो कि सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी होता था, न्यायाधिकरण होता था जो कि भूमि संबंधी विवादों का निपटारा किया करता था। अब बात करते हैं प्रांत, जिला और स्थानीय शासन के बारे में। एक पूरा साम्राज्य था, साम्राज्य को राष्ट्र और भुक्तियों में बांटा गया था। जैसे कि अभी हमारा पूरा देश है, उसके बाद स्टेट में बटा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, वैसे ही उस टाइम पर पूरा एक साम्राज्य था। साम्राज्य राष्ट्र और भुक्तियों में बटा हुआ था और इसके बारे में हमें गुप्तकालीन अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेखों से हमें कुछ टाइप की भुक्तियों के नाम भी पता चलते हैं, जैसे कि बंगाल में पुंड्रवर्धन भुक्ति था, इसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। सौराष्ट्र में पर्णदत्त को स्कंदगुप्त के द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। राष्ट्र या भुक्ति के बाद इसे फिर जिला में बांटा गया और जिला का प्रमुख होता था विषयपति। जिला को यहाँ पर विषय भी बोला जाता था और ये जो विषयपति था वो आयुक्तक के अधीन में रहा करता था। इसके बाद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, मतलब पहले भुक्ति या राष्ट्र है, उसके बाद जिला आता है जिसे विषय भी कहा गया और उसके बाद आता है सबसे छोटी इकाई ग्राम और इसे ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के बारे में और इकोनॉमी में सबसे अच्छा रोल था कृषि का। इस टाइम पर कृषि उन्नति की अवस्था में थी। कई सारे अभिलेख हैं जहां पर भूमि के बारे में चर्चा मिलती है, जैसे कि क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब होता था कि ये खेती करने योग्य भूमि है। इसके बाद वास्तु, वास्तु जैसे भूमि में केवल रहा जाता था, रहने के योग्य था। इसके बाद आता था खिल, खिल में ऐसी भूमि जिस पर खेती किसानी नहीं की जा सकती थी। इसके बाद आता है अपृहत जो कि जंगली भूमि रहा करता था, जंगल के पेड़ पौधे उगते थे। इसके बाद आता था चारागाह जो कि पशुओं को चराने के लिए छोड़ी जाती थी। इन सभी चीजों के बारे में गुप्त अभिलेखों में पता चलता है। गुप्त साम्राज्य में भूमि को नापा भी गया था, जैसे कि कुछ जगह पर भूमि की माप के लिए निवार्तन प्रणाली का यूज किया गया था और बंगाल में कुछ अभिलेख मिले थे जहां पर बताया गया था कि भूमि को नापने के लिए कुलियावाप और द्रोणवाद पद्धति का यूज किया जाता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन समाज एवं धार्मिक जीवन के बारे में। गुप्त काल में जो समाज था वो परंपरागत रूप से वही 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था। ये आपने देखा होगा, हर काल में ऐसा ही रहा है। इनका काम था अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान लेना, यही सब काम था। इसके बाद क्षत्रियों का काम था वो अपने राष्ट्र की रक्षा करे। वैश्यों का काम था कि वो अपना व्यवसाय और वाणिज्य को संभाले और शूद्रों का काम था कि इससे ऊंचे के जो वर्ण हैं उनकी सेवा करे। गुप्त काल में भी वही चल रहा था, इससे पहले जैसे कि मौर्योत्तर और मौर्य काल में चल रहा था कि जो चारों वर्ण हैं ये गुण के आधार पर नहीं थे बल्कि जन्म के आधार पर था। और तो और गुप्त काल में भी देखने को मिलता है कि जो न्याय व्यवस्था थी वो वर्ण के हिसाब से अलग अलग थी, उनमें भेदभाव बरते जाते थे। बस गुप्त काल में कुछ चीजें थोड़ी सुधार आई थी, जैसे कि इससे पहले के काल में शूद्रों को रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन गुप्त काल में ऐसा हुआ कि यहाँ पर रामायण, महाभारत, पुराण ये लोग सुन सकते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ में यहाँ पर गुप्त काल में बताया गया कि पत्नी को उस टाइम पर पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है और समाज में वैश्याओं का भी अस्तित्व था। इस बात का प्रमाण याज्ञवल्क्य से मिलता है। स्मृति ग्रंथ में समाज में दास प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है और गुप्त काल में ही अनुलोम प्रतिलोम विवाहों से जो जातियों की संख्या में वृद्धि हुई ये यहीं से देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में कृषक, पशुपालक, धातुकार, तैलकार, जुलाहे, माली, इन सब का भी समाज में कई अलग अलग टाइप से जाति के रूप में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में। गुप्त काल में जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे और इसी वजह से ब्राह्मणों की यहाँ पर उन्नति होती है। फायान ने बताया कि बौद्ध धर्म की उन्नति में कुछ खास और बढ़ावा नहीं मिला था। इस टाइम के जो शासक थे वो सहिष्णु थे, ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म का उन्होंने अपमान किया, लेकिन उसे इस तरीके से नहीं बढ़ाया जैसे कि अशोक और कनिष्क ने बढ़ाया था। गुप्त काल के शासक कुछ स्तूप बनवा देते हैं, बिहारों का निर्माण करवा देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ खास नहीं करते हैं।
गुप्तकालीन शासक बिना किसी भेदभाव के अपने राज्य के प्रशासन के कई सारे पदों पर अलग अलग धर्म के लोगों को भी नियुक्त किए हुए थे। एग्जाम्पल में जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की दीक्षा शिक्षा के लिए एक बौद्ध विद्वान थी वसुबंधु उनको नियुक्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शैव वीरसेन और बौद्ध आभरक देव को नियुक्त किया था प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति के रूप में। अब बात करते हैं गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। गुप्त काल में साहित्य का भी सबसे ज्यादा विकास हुआ था और इस टाइम पर संस्कृत भाषा की उन्नति हुई थी। यह यहाँ की राजभाषा के पद पर आसीन हुई। मतलब कि गुप्त काल में जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी और गुप्त काल के जो शासक थे वो संस्कृत प्रेमी थे। जाहिर सी बात है, इसी वजह से राजभाषा के तौर पर संस्कृत भाषा को चुना गया था। इसके अलावा गुप्त शासकों ने योग्य कवियों, लेखकों और साहित्यकारों को राजाश्रय भी दिया। भारत के लगभग अभी जो 13 नाटक है वो इसी काल में लिखे गए थे और शूद्रक का लिखा हुआ मृच्छकटिकम जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित है, ये भी इसी टाइम पर लिखा गया था। गुप्त काल के टाइम पर ही कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा था, जिसे विश्व की उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। गुप्त काल में ही अंक गणित, ज्योतिष, रसायन, धातु विज्ञान इन सब का विकास होता है। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने गणित के कई अलग अलग टाइप के जो नियम थे उनको ढूंढे और लोगों को बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ घूमती है। ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म सिद्धांत है वो खगोल शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है और ये गुप्त काल में ही इसका निर्माण हुआ था। गुप्त काल में ही धन्वंतरी और सुश्रुत होते हैं और इस टाइम पर ये एक विख्यात वैद्य होते हैं, वराहमिहिर होते हैं। उन्होंने वृहजातकम की रचना की होती है और जिसमें इन्होंने बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी स्थिति क्या है। इसके बाद लोहे की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो गुप्त काल में दिल्ली में मेहरौली में एक लोहे का स्तंभ है जिसमें आज भी जंग नहीं लगा हुआ है और ये लगभग 4वीं सदी में स्थापित किया गया था। तो ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद है गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला के बारे में। इस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलाओं का निर्माण हुआ। वास्तुकला, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला, इन टाइप की चीजों का विकास हुआ। सबसे पहले बात करते हैं वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला में मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिनमें से उदयगिरी का विष्णु मंदिर है, एरण के वराह मंदिर है, विष्णु के मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये सभी गुप्तकालीन मंदिर हैं। अब बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में। इन मंदिरों के निर्माण में सबसे अच्छी बात ये थी कि ये ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर निर्मित हुए थे और चढ़ने के लिए चारों तरफ से इनमें सीढ़ियां थी। इसके बाद मंदिरों की जो छतें थी वो चपटी थी और धीरे धीरे करके इसमें फिर शिखर बनाए जाने लगे। मतलब कि स्टार्ट में जो गुप्तकालीन मंदिर है उनकी छत है वो चपटी मिलेंगी और बाद में देखेंगे कि इनमें शिखर बनने लग गए हैं। इसके बाद जो दीवार है उनमें मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिरों के भीतर एक चौकोर और वर्गाकार कक्ष बनाया गया है जिसमें मूर्ति रखी जाती थी। एक गर्भगृह होता था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था। गर्भगृह के अंदर द्वार पर एक चौखट होती थी जिस पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकृति है और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ मार्ग बना हुआ है। मंदिर के वर्गाकार स्तंभ के शीर्ष पर भाग पर एक 4 सिंह की मूर्तियां बनी हुई हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके और या पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। गर्भगृह में केवल मूर्तियां स्थापित होती थी और गुप्तकाल के ज्यादातर से जो मंदिर हैं वो पत्थरों से निर्मित हैं और केवल भीतरगांव और सिरपुर को छोड़ करके, क्योंकि ये ईंटों से बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं स्तूप की। तो गुप्त काल में जो शासक थे वो मंदिरों का ही नहीं बल्कि स्तूपों का भी निर्माण करवाए थे, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है धमेक स्तूप और राजगृह में स्थित है जरासंध की बैठक। ये इंपॉर्टेंट है। धमेक स्तूप लगभग 128 फीट ऊंचा है और इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के बल्कि एक समतल भूमि है उस पर कराया गया है। इसके चारों कोनों पर बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए ताक बनाए गए हैं और इस पर ज्यामितीय आकृतियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा नरसिंह गुप्त, जिसे बाला आदित्य कहा जाता है, नालंदा में इसने बुद्ध का एक भव्य मंदिर बनवाया था जो कि लगभग 300 फीट ऊंचा है। इसके बाद है गुहा स्थापत्य।
इस काल में दो टाइप के गुहा स्थापित हुआ करते थे, एक ब्राह्मणों से रिलेटेड होते थे और दूसरा बौद्धों से रिलेटेड होते थे। ओडिशा के पास उदयगिरी की जो बौद्ध गुफा है वो इसी टाइम पर निर्माण किया गया था। बौद्धों से रिलेटेड जो गुहा मंदिर है इस काल में बनवाए गए और इसमें अजंता और बाघ पहाड़ी में खोदी गई जो गुफाएं हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 चैत्य गृह हैं और बाकी शेष विहार हैं। इसका जो निर्माण है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। और जो प्रारंभिक गुफाएं हैं, मतलब कि स्टार्ट में जो गुफाएं बनाई गई थी उनमें हीनयान तथा बाद के महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके बाद है मूर्ति कला। मूर्ति कला से रिलेटेड बात करें तो इस टाइम पर गुप्त काल में विष्णु, शिव, सूर्य, कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा से रिलेटेड कई सारी मूर्तियां मिली हुई हैं। इसी टाइम पर बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां का भी निर्माण होने लगा था। और इस टाइम पर जो मूर्तियां बनाई गई थी उसमें सुंदरता को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, बल्कि जो आध्यात्मिक सौंदर्य है उनको इंपॉर्टेंट दिया गया। इसके बाद शैव मूर्तियों के बारे में बात करें तो गुप्त काल में शिव से रिलेटेड जो मूर्तियां बनी हुई मिलती हैं वो दो टाइप से मिलती हैं, एक लिंग के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। मृण मूर्ति कला के बारे में बात करें तो इस टाइम पर जो कुंभकार थे वो पकी हुई मिट्टी की जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो बनाते थे, जिसमें चिकनाहट दिखाई देकर सुडौलता पाई जाती थी। विष्णु, कार्तिकेय, दुर्गा, गंगा, यमुना इस टाइप की जो देवी देवताएं थे उनके बहुत सारी मृण मूर्तियां पहाड़पुर, राजघाट, बीटा, कौसाम्बी इन जगहों से मिलते हैं। इसके बाद चित्रकला की बात करें तो गुप्त काल में चित्रकला से रिलेटेड आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और मध्य प्रदेश में बाघ की जो गुफा है उसमें। इससे पहले हमने बात किया कि अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिनमें से अब केवल 6 गुफा हैं, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, जिसमें चित्र बचे हुए हैं। बाकी के चित्र हट चुके हैं, मिट चुके हैं। अजंता की गुफा 16 नंबर में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। गुफा संख्या 17 में बुद्ध के जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, महाभिनिष्क्रमण के बारे में और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित सभी टाइप की जो चित्र हैं वो गुफा नंबर 7 में बना हुआ है। इसके अलावा गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का सुप्रसिद्ध चित्र बना हुआ है। इनमें बोधिसत्व को दाएं हाथ में नीलकमल लिए हुए दिखाया गया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त ने गरुड़, धनुर्धर और व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण शाकीर कहा जाता है। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ और उसने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही हुई। स्कंद गुप्त की उपाधि शकादित्य थी और 466 ईस्वी में उसने चीन के सांग सम्राट के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और ब्राह्मणों को जो भूदान दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था और युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा थी। एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर हमने बात कर लिया, बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दिया गया है।